ब्रिटिश कॉलोनीज थी ये सारी 13 कॉलोनीज हमने देखी हैं, ये सारी ब्रिटिश कॉलोनीज थी। अब ब्रिटिश जो कॉलोनीज हैं ये इनको एक्सप्लॉइट करते थे। कैसे करते थे? इनसे टैक्सेस लगा के डिफरेंट गवर्नमेंट इनको प्रेशराइज करती थी। हालांकि ये सेपरेट रह रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं एक सेपरेट कॉन्टिनेंट में रह के ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने इनको बर्डनाइज किया हुआ था, ओवर बर्डनाइज। क्यों? एक मर्केंटलिस्ट आइडियोलॉजी थी ना, उन्होंने खुद को एनरिच करना था, उस लैंड को एक्सप्लॉइट करके, मतलब वो अपने लोगों को भी कर रहे, अपने लोगों को कर रहे। अब ये जो लोग थे ये खुद को ब्रिटिशर्स में काउंट करते थे, खुद की आइडेंटिटी इंग्लिश ही बताते थे, क्योंकि इंग्लैंड वाज सुपर पावर एट दैट टाइम। ठीक है, उनकी आइडेंटिटी एक स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन इशू क्या होता है? इशू क्या होता है कि जब आप किसी भी एंटिटी को ज्यादा सप्रेस कर देते हो तो वो रिवॉल्ट करते हैं हमेशा। सर एक सिर्फ चीज बतानी, एक छोटा टॉपिक आपने कराया था कॉन्फेडरेशन ऑफ। हाँ, उसमें भी तो ये था कि सिंबॉलिक गवर्नर जी बनवा लिया तो उन्होंने, ये उससे रिलेट है कि अभी गवर्नर देखे इनको टोटल इंडिपेंडेंस भी नहीं देते थे, सेल्फ गवर्नेंस भी नहीं देते थे कि हमारे कंट्रोल में रहे। ठीक है, 1800 तक हमने देखा, 90s में इन्होंने वो एक सिंबॉलिक गवर्नर लगा दिया। पहले गवर्नर्स के कंट्रोल में होता था। अब सिंबॉलिक गवर्नर का ये रोल होता था कि वो एक सिंबॉलिक ही है, लेकिन इन पे जो टैक्सेस, जो एक्ट्स, जो लॉज, वो सारे ब्रिटिशर्स ही बनाते थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेसिक इसका जो मेन कॉजेज ऑफ वॉर है। मेन हेडिंग दे रही है जी, कॉजेज ऑफ वॉर। इसमें सबसे पहली कॉज है बच्चे मर्केंटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है, मर्केंटलिस्ट अप्रोच बाय द ब्रिटिश। टैक्स जो नहीं देना, मर्केंटलिस्ट अप्रोच, एक्सप्लॉइटेशन हमने देखते हैं कैसे करेंगे। ब्रिटिशर्स की तरफ से एक मर्केंटलिस्ट अप्रोच थी। क्या थी? इसको इकोनॉमिक नेशनलिज्म कह सकते हैं कि वो खुद को एनरिच करना चाहते थे ऑन देयर बिजनेस। ठीक है, अब कुछ एक्ट्स हमने इसमें करने हैं, और उनकी देखनी है कि उन्होंने कैसे कैसे इसको यूज करके हम लिस्ट भी बना सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह का एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा एक्स, जो मर्केंटलिस्ट एक्ट्स लिखा। सबसे पहले इनका बच्चे आता है नेविगेशन एक्ट। ठीक है, नेविगेशन है, आपने साथ ले लिखा। और फिर इसका आगे सिग्निफिकेंस बताई कि कॉलोनीज जो शिप्स यूज करेंगी, उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो शिप्स वो यूज करेंगी ट्रेड के लिए, वो सिर्फ इंग्लिश शिप्स यूज करेंगे, लेंगी तो इंग्लैंड से लेंगी। ठीक है, कि ओनली इंग्लिश शिप्स फॉर ट्रेड। इस तरह का आपने क्या बना देना है, सिग्निफिकेंस साथ लिखते हैं। दूसरा बच्चे कमोडिटी एक्ट। कमोडिटी एक्ट आता है 1660 में, और इसमें क्या करता है कि आपने जितनी भी कमोडिटीज हैं जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं, वो एक्सपोर्ट सिर्फ होंगी, एक्सपोर्ट्स ओनली। 1660 में उन्होंने कहा कि जितने भी आपने कमोडिटीज बनानी है, जैसे टोबैको है, वहां पे काफी मशहूर हो गया, वो सिर्फ किधर एक्सपोर्ट करनी है आपने? इंग्लैंड में। आपने साथ इस तरह के फ्लो चार्ट टाइप बना दें, साथ एक वो लिखें कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सर ऐसे 3 में बना देना, एक्ट्स ये नीचे एक्ट्स लिख दे। ठीक है, इस तरह
नेक्स्ट बचे आपका आएगा स्टेपल एक्ट। स्टेपल एक्ट आता है 1663 में। अब वो कहते हैं कि अच्छा अगर आपने एक्सपोर्ट करनी भी है, अगर आपने एक्सपोर्ट करनी भी है तो पहले आपके प्रोडक्ट्स सारे कमोडिटीज के अलावा भी जो रॉ मटेरियल्स हैं वो प्रोडक्ट्स पहले इंग्लैंड आएंगे पोर्ट में और फिर आगे जाएंगे इंग्लैंड। स्टेपल स्टेपल एक्ट। तो इसमें क्या किया जाता था कि एक्सपोर्ट्स जितनी भी थी वो फर्स्ट टू इंग्लैंड, पहले वो इंग्लैंड आएंगी, अब क्या करते थे वहां पर टैक्स लेते थे, देन टू अदर स्टेट्स। ब्रिटिश ने मतलब पूरी दुनिया की ली है। ये अपनों की भी, ये अपने ही है ना, अपने ये तो ब्रिटिशर्स ये ही है। अपने का सही 1900 अमेरिका में कॉलोनीज थे। हाँ नहीं तो गोरे ही थे। बनाए किसने थे? इंग्लैंड में सर। ये कॉलोनीज जिसने थे, पर वो जो खिता था वो तो अमेरिका का था। हाँ लेकिन लोग तो उनके ही है ना। अभी जो अमेरिका रह रहे नहीं, हैं। अमेरिका नहीं, अभी तो उनकी कॉलोनीज है। वो 13 कॉलोनी से कन्वर्ट हो गई, फिर वो अमेरिका बन गया हाँ था। बिल्कुल वही देख रहे हैं ना क्यों बना, आज हमने वही देखना है। ड्यूटी एक्ट फिर आ जाता है। ड्यूटी एक्ट आता है बच्चे 1673। लिखे लिखे बच्चे साथ में ड्यूटी एक्ट 1673। इसमें जो होता है आप लिखते रहे साथ। ड्यूटी एक्ट आता है 1673 में। इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी पिछले एक्ट्स हैं उनको इन्फोर्स किया जाता है और फिर कस्टम कलेक्शन स्टार्ट हो जाती है। कस्टम कलेक्शन। कस्टम कलेक्शन इसमें कस्टम ड्यूटी। ऑल एक्ट्स वर इन्फोर्स्ड। जो पुराने सारे एक्ट्स हैं उनको इन्फोर्स किया जाता है और फिर कस्टम कलेक्शन आ जाते हैं 17 सारे नहीं करते, बहुत ज्यादा हैं लेकिन हमने टू द पॉइंट जो हमारे यूज किए। हमने फिर देखना मोलेसेस एक्ट। मोलेसेस एक्ट MOLASSES मोलेसेस। मोलेसेस एक्ट होता है बच्चे 1733 में और इसमें आपका फ्रेंच मोलेसेस पे बैन लग जाता है। बैन ऑन फ्रेंच मोलेसेस। ये बच्चे शुगर टाइप का एक मटेरियल है जो यूज किया जाता था कॉलोनीज में। तो इन्होंने क्या किया, मोलेसेस को क्या कर दिया, बैन। फ्रेंच मोलेसेस क्या था? फ्रेंच मोलेसेस बच्चे एक कमोडिटी है जो यूज करते थे। शीशे के फ्लेवर में मोलेसेस है डॉक्टर होना नहीं डॉक्टर नहीं है, फील्ड माथामाटिक। अच्छा 1733 में फिर बच्चे जो इम्पोर्टेंट एक्ट आते हैं वो अभी हैं जिन्होंने ज्यादा नुकसान किया। आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो है इम्पोर्टेंट है इनका एक पैराग्राफ के फॉर्म में सारे लिख दिए और फिर इनका फ्लो चार्ट बना दिया। ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो मतलब हम मर्केंटाइलिस्ट अप्रोच के अंदर सारा पहले तो फर्दर सारा एक्सप्लेन कर दें पैराग्राफ की शेप में और फिर एंड पे सारा इसका बना फ्लो चार्ट बना दें। वो एक्सप्लेन फ्लो चार्ट बनाना, फिर चार्ट वो तो ना बनाए ना, अगर सबके फ्लो चार्ट बनाना है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ एक्स एक्सप्लेन कर देते हैं, कुछ का फ्लो चार्ट बना दें। टोटल पानी दे नहीं ये और भी है। अगला बच्चे आते हैं ये पुराने हैं। जो नए आते हैं वो आता है शुगर एक्ट 1764 में। इम्पोर्टेंट शुरू होते हैं। शुगर एक्ट आता है। अब शुगर ना एक रॉयल या एक इंपीरियल कमोडिटी समझी जाती थी। शुगर एक्ट आता है आपका 1764 में और इसमें क्या किया जाता है, इसमें शुगर पे टैक्स लगा देते हैं। लग्जरी गुड्स जितने भी हैं उन पे टैक्स लगा देते हैं। तो शुगर भी एक लग्जरी आइटम थी और उस पे भी टैक्स लगा दिया। लग्जरी गुड्स पे टैक्स लगा दिया। फिर आता है बच्चे करेंसी एक्ट 1764। अब उनकी जो गवर्नमेंट है उसको कंस्ट्रेंट कर रहे हैं। करेंसी एक्ट क्या होता है, करेंसी एक्ट में वो कहते हैं कि कॉलोनीज अपनी करेंसी नहीं बना सकते। नो ओन करेंसी, अपनी करेंसी नहीं बना सकते। ये दोनों चोट पे ये जो अब आपने स्टार्ट किया शुगर एक्ट करेंसी एक्ट, तो ऊपर वाले का मतलब फ्लो चार्ट बना दो, फिर फ्लो चार्ट के नीचे हम एक्सप्लेन करना शुरू करें। हाँ मर्जी है, जैसे मर्जी आप एडजस्ट करना चाहें। फिर बच्चे आपका आता है क्वार्टरिंग एक्ट। क्वार्टरिंग एक्ट 1765।
यहाँ पे सेट को समझिए। एट दैट टाइम ना वॉर होती है, फ्रेंच एंग्लो और फ्रेंच वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर एक चल रही होती है। एंग्लो फ्रेंच वॉर होती है, 7 years वॉर भी कहा जाता है। ये वॉर होती है बच्चे 1756 से 63 तक, 7 साल ये वॉर चलती है। 63 तक ये 7 साल वॉर चलती है। अब क्वार्टरिंग का क्या होता है, अब वो सारे सोल्जर्स उधर गए होते हैं क्योंकि वहां पे भी फ्रेंच कॉलोनीज थी, उधर भी लड़ाई हुई, यहाँ पे सारे सोल्जर्स को इकट्ठा किया हुआ है। अब ये एक्ट क्या कहता है, लोगों को इन्फोर्स किया गया, लोगों को फोर्सफुली जितने भी सोल्जर्स थे उनको क्वार्टरिंग उनकी करना, यानी कि उनको अपने पास फूड और शेल्टर प्रोवाइड करने पे फोर्स किया। क्या आपने जितने भी सोल्जर्स हैं डिवाइड करने हैं कि अपनी कॉलोनी में अपने घर में रखना है, खाना भी देना है फौजियों को। ठीक है, क्वार्टरिंग एक्ट आ जाता है कि जितने भी लोग हैं, तो एक इसने भी इंटेगनाइज किया उधर, ये बात उधर कॉलोनीज में लड़ी गई। हाँ उधर भी इधर भी, क्योंकि यूरोप में भी, यहाँ वहां पे भी थी, तो वहां पे जितने भी सोल्जर्स भेजे उन्होंने कहा कि सोल्जर्स को आपने अपने घरों में रखना है। सर बाहर कहाँ पे नहीं देखिए दोनों की है ना, ब्रिटिश फ्रेंच की वॉर। अब जिधर भी ब्रिटिश फ्रेंच है वहां पे वॉर हुई, एक जगह यूरोप फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, और एक यहाँ पे भी फ्रेंच कॉलोनी थी जिसके नीचे फ्लोरिडा थी। जो फ्लोरिडा है जो अभी यूएसए का पार्ट है वो फ्रांस का था पहले, और जो इन कॉलोनीज के लेफ्ट पे जितना भी एरिया था वो फ्रांस का। उन्होंने कहा कि जितनी कॉलोनीज है वो जो सोल्जर्स हैं वो अपने घर में ठहराएंगे और उनको खाना चाहिए। बिल्कुल, इससे भी आपके घर में कहें कि नहीं जी आर्मी वालों को रखना है, तो सीधे आप बताएं। उन्होंने कहना भाई ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਮੀ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰ ਲੜਾਂਗੇ उतना पूछना नहीं है। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ एक स्टैम्प एक्ट आया, स्टैंप स्टैम्प एक्ट इन्होंने भी ऑर्डर ही दिया ना, इन्होंने कौन सा पूछा है, इन्होंने तो एक्ट दिया सीधा सीधा। और मेरे अंकल मुझे वैसे स्टैम्प एक्ट ने इससे भी ज्यादा इनको एंटेगनाइज किया। कैसे? स्टैम्प एक्ट है मुझे भी पैंट जी आ गया सर। हाँ, इकट्ठे इन्होंने 3-4 दिए ना, जो इसकी वजह से ज्यादा काम मेरा हुआ। ये क्यों दिए ये भी हम देखते हैं। स्टैम्प एक्ट ने क्या किया, स्टैम्प एक्ट ने इनको फर्दर एंटेगनाइज कैसे किया, इनका जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर हो, कोई भी पेज हो, उस पे स्टैंप लगा के भेजना है आपको। कोई भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट, कोई भी सिटीजनशिप का, लैंड का, आपका लेटर किसी को भेजना है, किसी मिनिस्टर को भेजना है, गवर्नर को लिखना है, वो सब पे स्टैंप लगेगा, और स्टैंप और पैसों के लिए जाती है, टैक्स होता है। तो एक ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है उस पे टैक्स लगा दिया, स्टैंप एक्ट आ जाता है। तो उन्होंने ऑल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टैंप लगा के भेज दिया। हाँ। अब उस दिन मैंने बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक भेजा था जी, वही बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक मशहूर और मारूफ कोट है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बाद में, अब उनके इमोशंस क्या थे हमने उसको डिपिक्ट करना है। सर वो जो स्टैंप थी वो प्रोवाइड वो करेंगे। हाँ वो पेज, स्टैंप तो एक पेज है ना, वो तो सरदार के चुका दी स्टैंप, वो उसके पैसे देते हैं। स्टैंप के ऊपर भी नहीं पोस्टर्स में। हाँ वो वाली पोस्टर था, तो वो एट दैट टाइम पता नहीं कौन सी होती थी, लेकिन स्टैंप लगती थी, और उसके तहत ही वो सारा फॉर्मल लेटर गिना जाएगा, नहीं तो उसको काउंट ही नहीं किया। इस पे एक कोट है उसकी मशहूर, बेंजामिन फ्रैंकलिन कहता है ये सारी सिचुएशन चल रही है, कंट्रोल्ड है हर चीज, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। इस पे बेंजामिन फ्रैंकलिन लिखता है कि वी हैव एन ओल्ड मदर, वी हैव एन ओल्ड मदर दैट peevish us grown, peevish PEVISH us grown, peevish us grown, एक पोएट्री स्टाइल में ये वो पुरानी grown, peevish us grown, बेंजामिन she snubs us like children, she snubs us like children, कि हमें रोकती टोकती है जैसे हम कोई बच्चे हैं। She snubs us like children that scars walk alone, उन बच्चों की तरह जो कभी खुद अकेले नहीं चलते। That scars walk alone,
एक और कुछ सूखा लफ्ज है She forgets we are grown up and have sense of our own. या आपकी आखिरी लाइन भी सिर्फ लिख सकते हैं, सारा लिखने की बजाय। She forgot We are grown up. She forgets we are grown up and have sense of our own. she forgot She forgets we are grown up के हम बड़े हो चुके हैं and have sense of our own, हमारा अपना भी कोई दिमाग है। she fear एक ये इमोशंस आते हैं, तो मैंने क्या कहा, जब भी लोगों को सप्रेस किया जाता है वो अपराइज करते हैं, तो यही हुआ यहाँ पे एक्टिविस्ट पैदा हुए जिनको सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी कहना लगती हो, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी। सपोर्ट लोग आम जो अमेरिकन हैं जो वहां पे रह रहे हैं ब्रिटिशर्स, उन्होंने अपने आप का एक एक्टिविस्ट ग्रुप बनाया, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी। आपने एक बहुत तो सुनी होगी कोड, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। हम इसको इस तरह लिखा कॉलोनीज मेक अ ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट। कॉलोनीज में नहीं, लोग जो जनरल पब्लिक है कॉलोनीज में जाहिर है, उन्होंने ये एक एक्टिविस्ट ग्रुप बनाया आजादी के लिए, लिबरेशन के लिए, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी उनको कहा जाता था। और उनका स्लोगन जो था वो क्या था, उनका स्लोगन था लाइफ लिबर्टी एंड नो स्टैम्प। लाइफ भी हो, लिबर्टी एंड नो स्टैम्प। ये एक्ट से रिपीट करो। अब क्या इसको क्या कहते हैं इसको? नारे को स्लोगन, जिंदगी आजादी और कोई स्लोगन